नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? और इस मुद्रास्फीति की दर है 5.88%। मुद्रास्फीति क्या होती है? तो मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है, जिसे आप जनरल लैंग्वेज में महंगाई समझ सकते हैं। और मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मुद्रा की कीमत क्यों कम हो जाती है? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको खरीदने के लिए अब आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे, तो मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और यह तोड़ा है ईशान किशन ने। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैसे तो ये चौथे भारतीय हैं जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा है, मगर सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम पे हो गया है। और युवा भारतीय क्रिकेटर हैं ईशान किशन, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कई रिकॉर्ड्स बनाए। वह वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। और भारत के चौथे बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद। और उन्होंने सिर्फ 126 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ा है। और यह वनडे पारी में सबसे तेज 200 रन का रिकॉर्ड है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 जारी की? और यह जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का ऋण 2021 में बढ़कर 789 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और यह 2010 के बाद से इस क्षेत्र का उच्चतम ऋण बोझ है, और साथ ही यह क्षेत्र का मौजूदा कर्ज का जो बोझ है इसकी चुकौती क्षमता से परे है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और ये मेजबानी की जाएगी फ्रांस के द्वारा। पेरिस में फ्रांस और यूक्रेन के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल सम्मेलन भागीदारों, दानदाताओं, बहुपक्षीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को इकट्ठा करेगा, ताकि यूक्रेन के लोगों को सर्दियों के दौरान तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। यूक्रेन और रूस, जहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, युद्ध की वजह से उसका उत्पादन ही बहुत कम हो गया है, तो सारे देशों में इनकी समस्याएं हो गई। और साथ ही सर्दियों में वहाँ पर अनाज उग नहीं पाता है, और इतने समय से युद्ध जारी है, तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए ये सम्मेलन बहुत ज़रूरी है, और इसलिए इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया? और यह लॉन्च किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक सत्र में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करना, इस विषय पर आधारित एक जेंडर टूलकिट लॉन्च किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे आईबीआरडी बोलते हैं, आईबीआरडी जो है वो विश्व बैंक की एक शाखा का नाम है, जो कि कर्ज प्रदान करती है। विश्व बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया जाता है विकासशील देशों को, वो आईबीआरडी की शाखा द्वारा दिया जाता है। विश्व बैंक कई शाखाओं में बटा हुआ है, जैसे आईबीआरडी है, आईडीए है, और भी कई शाखाएं हैं। तो उसमें से जो कर्ज देने वाली शाखा है वह है आईबीआरडी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे आईएमएफ बोलते हैं, इसकी स्थापना एक साथ की गई थी वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? और यह घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। और यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, देखते हैं अभी इसमें इसकी डिटेलिंग में, फिर आपको बताता हूँ। अमेरिका, जो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उन्होंने परमाणु संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अनुसंधान में एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता की घोषणा की है। कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एक संलयन प्रतिक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जितनी ऊर्जा उपयोग इसे प्रज्वलित करने के लिए किया गया था, जिसे शुद्ध ऊर्जा लाभ यानी कि नेट एनर्जी गेन भी कहा जाता है। और यह उपलब्धि रक्षा और स्वच्छ शक्ति के भविष्य में विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो जब हम किसी चीज़ को
प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमें उसे जलाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है, तो ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार जब हमें ऊर्जा मिलती है उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अगर हमने 100% ऊर्जा दी तो हमें शायद 90%, 95% ऊर्जा मिलेगी, मगर अभी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने लगभग 100% ऊर्जा जितनी दी थी उतनी ही वापस उससे प्राप्त कर ली है और शुद्ध ऊर्जा लाभ यानी कि नेट एनर्जी गेन उन्होंने प्राप्त कर लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसने हाल ही में अपनी सिफारिशों का पहला सेट भेजा है, उसके प्रमुख कौन है? और उसके प्रमुख हैं DY चंद्रचूड़। और कॉलेजियम प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉलेजियम से कुछ नामों को केंद्र सरकार के लिए भेजा है और उसके प्रमुख DY चंद्रचूड़ हैं। और 5 न्यायाधीशों की उसमें सिफारिश की गई है और यह कॉलेजियम सिफारिश का पहला सेट है, यानी कि जब ये कॉलेजियम से कुछ नाम केंद्र सरकार की तरफ भेजे जाते हैं, अगर वो केंद्र सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर उनको सुझाव के लिए वापस भेजा जाता है और फिर एक दूसरा सेट भेजा जाता है। और कुछ इस तरह की बाध्यता है कि दूसरे सेट में जो भी नाम है उसमें केंद्र सरकार को मोहर लगानी पड़ेगी, इसीलिए कॉलेजियम की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी केंद्र सरकार और न्यायालय के बीच में टेंशन चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और गुवाहाटी के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पदोन्नति की भी सिफारिश की है इस सेट में। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? और यह दिया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में परिवारों के लिए 8 अंकों की विशिष्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक्स भी, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी होंगे, और 8 अंकों की ये मिक्स एक संख्या होगी। इस यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तेजी से और पारदर्शी कार्यान्वयन करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया? और यह लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। G7 ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए 7 अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है। यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी के उपायों को और विकसित करने में मदद करने के लिए काम करेगा। और G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। और ये बेसिकली है तो एक आर्थिक समूह, मगर ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 15 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अभी हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। साल 2004 में मुंबई में व्यापार संघों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठक हुई, उसमें अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का फैसला किया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर 2005 को मनाया गया था। देश के 5 प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन, भारत, केन्या, वियतनाम और श्रीलंका के अलावा मलावी, तंजानिया, बांग्लादेश, युगांडा, इंडोनेशिया और मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।